Good afternoon class. In the previous video I had completed the unit 4, that is inventory management. Now I am going to start the last unit of a subject working capital management, in which the major portion which can be covered, that is the working capital finance, where you have to study some terminologies and after that some committee recommendations, the committee's reports. So as related to the different terminologies, you have already studied the various terminologies as given in your syllabus as accrued wages and taxes, accounts payable, bank loan, overdraft, bill discounting, commercial paper, certificate of deposits and secured term loans. So you all have to revise these terminologies. ये जितनी टर्मोलॉजी अभी मैंने नाम लिया ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, तो मैं दोबारा इनको नहीं पढ़ाने जा रहा, इनको आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, इनको रिवाइज कर लीजिएगा। जो दो नई टर्मोलॉजी आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है जो आप लोगों को पढ़नी है, दैट इज फर्स्ट वन इज ट्रेड क्रेडिट एंड सेकेंड वन इज फैक्टरिंग। ये दो टर्मोलॉजी पढ़नी है। इसके बाद फिर हम डिफरेंट कमिटीज़ पढ़ेंगे जिन्होंने अपने व्यूज़, अपने रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए हैं बैंकिंग फाइनेंस को लेकर के। तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के अंदर सबसे पहला जो हम टर्मोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट एंड क्रेडिट टर्म्स। ट्रेड क्रेडिट जैसा आप लोगों ने नाम भी सुन रखा है कि ट्रेडिंग के अगेंस्ट में क्रेडिट की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो ट्रेड क्रेडिट आपके दोनों तरह के क्रेडिट को इंक्लूड करता है, एक जहाँ पे आप विदाउट एग्रीमेंट अपने कस्टमर्स को क्रेडिट देते हो और दूसरा विद एग्रीमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो। विदाउट एग्रीमेंट अगर आप दे रहे हो तो वो आपके लिए कस्टमर क्या कहलाएगा, डेटर। और विद एग्रीमेंट अगर आप दे रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए बिल्स रिसीवेबल की इन्वॉल्वमेंट होगी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, बट कस्टमर के लिए क्या है, बिल्स पेबल, उसको बिल पे आउट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके जनरेट हो रहा है वो बिल्स पेबल जनरेट होगा कस्टमर के लिए, कि कस्टमर को बिल का पैसा आपको पे आउट करना है। तो ट्रेड क्रेडिट में बेसिकली ये रेफर किस चीज़ को कर रहा है, क्रेडिट जो कस्टमर को मिल रहा है सप्लायर से। ये सप्लायर जो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप क्या हो, कस्टमर हो। आप जब सेल आउट करोगे तो आप क्या होगे, सप्लायर। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे आप कस्टमर हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बिल पे करना है, आपको क्रेडिट मिल रहा है। तो ट्रेड क्रेडिट आपके दोनों फैक्टर्स इंक्लूड कर सकता है, आप क्रेडिट पे भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। जब पेइंग होगा तो वहाँ पे आपको बिल के अगेंस्ट में पैसा रिसीव करना है, और जब आपके लिए आपने क्रेडिट रिसीव किया होगा तो वहाँ पे आपको बिल के अगेंस्ट में पैसा पे आउट करना होगा। तो चलिए अब पीपीटी से ध्यान दीजिए। It refers to the credit that the customer gets from the suppliers of goods in normal course of business. अगर बिजनेस के नॉर्मल कोर्स की बात करें, यानी नॉर्मल बिजनेस रनिंग की बात करें, तो सप्लायर जो गुड्स के अगेंस्ट में, मटेरियल के अगेंस्ट में हमें गुड्स सप्लाई करता है क्रेडिट पे, तो वहाँ पे आपका जो टर्म यूज होता है उसे हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। एन इनफॉर्मल अरेंजमेंट granted on an open account basis not formally acknowledged as a debt। अगर एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट है, इनफॉर्मल बेसिस पे आप कोई क्रेडिट ले रहे हो या पे आउट कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक ओपन अकाउंट बेसिस होगा कि आपने कुछ लोगों के लिए ओपन कर रखा है कि आप क्रेडिट ले सकते हो। वो आपका ट्रेड क्रेडिट का पार्ट नहीं होगा क्योंकि वो डेप्ट नहीं माना जाएगा। ये क्लियर होगा। ट्रेड क्रेडिट में ऑल्सो टेक द फॉर्म ऑफ बिल्स पेबल। ये बिल्स पेबल का फॉर्म लेता है क्योंकि बिल के अगेंस्ट में आपको पैसा देना है, क्योंकि आप क्या हो, एक कस्टमर हो और आपने अपने सप्लायर से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है, तो यहाँ पे आपको बिल के अगेंस्ट में पैसा पे करना है। क्रेडिट टर्म्स रिफर्स टू द कंडीशन ऑफ ड्यू डेट एंड कैश डिस्काउंट। जो यहाँ पे आपके क्रेडिट टर्म्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रेड क्रेडिट और क्रेडिट टर्म दो टर्म दिए हुए हैं। तो क्रेडिट टर्म का मतलब जो भी कैश डिस्काउंट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज जनरेट हो रही हैं वो, और जो भी आपकी ड्यू डेट है ये आपका क्रेडिट टर्म में इंक्लूड होगी। तो अगर हम ट्रेड क्रेडिट की बात करें तो ट्रेड क्रेडिट का सिंपल मतलब है सप्लायर के बिहाफ पे अपने कस्टमर को क्रेडिट पे गुड सप्लाई करना। तो वहाँ पे अगर वो क्रेडिट पे गुड सप्लाई कर रहा है, चाहे वो एग्रीमेंट बेस्ड हो या विदाउट एग्रीमेंट बेस्ड हो, तो उसे हम कहेंगे ट्रेड क्रेडिट। क्रेडिट टर्म यहाँ पे क्या होंगे,
क्रेडिट जो दिया गया है उसकी ड्यू डेट कितनी होगी, यानी कितने टाइम में आपको उसे वापस करना है, और एट लास्ट यहाँ पे आपके लिए कोई कैश डिस्काउंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है ट्रेड क्रेडिट का। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सबको। अगला जो आपको टर्मिनोलॉजी पढ़नी है दैट इज दी फैक्टरिंग। फैक्टरिंग की बात करें तो फैक्टरिंग के लिए पहले आप एक एग्जांपल समझिए। सपोज करिए कि सैमसंग टेलीविज़न का प्रोडक्शन करता है, तो क्या सैमसंग की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो डायरेक्टली कस्टमर तक किसी प्रोडक्ट को सप्लाई करती है? नहीं। कस्टमर कहाँ से परचेज करता है? शोरूम से। तो शोरूम क्या है? एक थर्ड पार्टी है, किसके बीच में? कंपनी और कस्टमर के बीच में। तो फैक्टरिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली आपका तभी इंक्लूड होता है जब कंपनी यानी जो सेलर है, होलसेल सेलर कंपनी जो है, और जो कस्टमर है, बायर जो है, इनके बीच में एक थर्ड पार्टी सेलर की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो उस सिचुएशन में फैक्टरिंग कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया जाता है। जो थर्ड पार्टी है उसे हम कहते हैं फैक्टर। जो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन आपकी इंक्लूड हो रही है वो आपकी फैक्टर कहलाती है, जो कंपनी को ओवरऑल अमाउंट का कुछ पार्ट इंस्टेंटली पे करके गारंटी पे कर देती है। जैसे सपोज करिए कि ऑर्गेनाइजेशन ने, सैमसंग ने मान लीजिए 1 करोड़ रुपीस की टेलीविजन प्रोड्यूस किए, तो कस्टमर तक उसे पहुंचाना है। कस्टमर तक पहुंचाने के लिए अब यहाँ पे बीच में इमीडिएटर कौन इन्वॉल्व हो जाएंगे? शोरूम्स। शोरूम कंपनी को गारंटी देते हैं। गारंटी का मतलब सम अमाउंट पे आउट कर देते हैं 80% और 90% कि 1 करोड़ का 80% और 90% हम आपको इंस्टेंट पे कर दे रहे हैं। यानी 80 लाख रुपए आपको तुरंत दे दिया और वो प्रोडक्ट अपने पोजीशन में, यानी उन्होंने खरीद लिया। अब यहाँ पे जो फैक्टर हैं वो मार्केट के बिहाफ पे अपनी प्राइसिंग यानी अपने प्रॉफिट को कोट करके उस प्राइसिंग को वैरी कराते हैं, और वैरी कराने के बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करते हैं। रिमेनिंग जो पार्ट है, समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्काउंट भी दे सकती हैं, और समटाइम फैक्टर जब पूरे कस्टमर से सेलिंग हो जाती है, कस्टमर से पैसा मिल जाता है, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको भी ऑर्गेनाइजेशन को पे आउट कर देते हैं। तो ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपका जो मैंने बताया कि जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, कंपनी को जो पैसा पे आउट कर दे रहे हैं, प्रोडक्ट खुद खरीद ले रहे हैं, इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम फैक्टरिंग कहते हैं। और आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। फैक्टरिंग इम्प्लाइज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट बिटवीन द फैक्टर एंड क्लाइंट। फैक्टरिंग क्या है? एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है किनके किनके बीच में? फैक्टर यानी जो थर्ड पार्टी है और जो क्लाइंट यानी जो फर्म यानी ऑर्गेनाइजेशन है। इन विच द फर्म दैट इज क्लाइंट, फर्म जो आपकी है, गेट एडवांसेस, उनको एडवांस मिल जाता है इन रिटर्न फ्रॉम रिसीवर्स। उनको पहले से एडवांस दे दिया जाता है। किस फॉर्म में एडवांस दिया जाता है कि 1 करोड़ का आपके पास है, आप मेरे पास 1 करोड़ का गुड डिलीवर कर दीजिए और मैं आपको इसके अगेंस्ट में 80 लाख रुपीज एडवांस में पे कर दे रहा हूँ। फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फैक्टर, जो फैक्टर है वो पे आउट कर देते हैं। अब फैक्टर क्या करते हैं? उसी प्रोडक्ट में अपनी प्राइसिंग को कोट करके मार्केट में उसे सेल आउट कराते हैं। अगर कोई डैमेज हुआ या कोई आपके मिसहैपनिंग होती है तो उस केस में वो प्रोडक्ट कंपनी को रिटर्न किया जाता है और वहां से फैक्टर को पैसा रिटर्न कर देती है कंपनीज। इट इज अ फाइनेंसिंग टेक्निक इन विच देयर इज एन आउटराइट सेलिंग ऑफ ट्रेड। ये एक फाइनेंसिंग टेक्निक है जहां पे आपकी जो सेलिंग है ट्रेड की वो डेप्थ के बिहाफ पे जनरेट होती है, जो थर्ड पार्टी को पहले सेल आउट की जाती है। थर्ड पार्टी कौन है? फैक्टर। आउटराइट का मतलब जो आपका राइट ट्रैक है उससे अलग हटके पहले हम इसको फैक्टर को सेल आउट करते हैं डेप्थ के फॉर्म में, कि फैक्टर ने खरीद लिया। अगर मार्केट में कंज्यूमर कस्टमर खरीदेगा तब तो वो आपके लिए प्रोसेस चलेगा, नहीं तो अभी ये डेप्थ के फॉर्म में अवेलेबल है। दैट इज फैक्टर एट डिस्काउंटेड प्राइसेस। और यहाँ पे आपके लिए सम डिस्काउंटेड प्राइसेस अवेलेबल होती है कि मार्केट में जो प्राइस हमको मिलती है एज अ कस्टमर, हमारे लिए प्राइसिंग ज़्यादा होती है और जो फैक्टर है उनके लिए प्राइसिंग कम होती है, जिससे कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट कर सकें। इट इज़ अ फाइनेंशियल अल्टरनेटिव इन फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। तो ये एक फाइनेंशियल अल्टरनेटिव है किसके बीच में? फाइनेंसिंग और मैनेजमेंट, यानी जो आपका मैनेजमेंट है, जो फाइनेंसिंग है, उनके बीच में एक अकाउंट्स रिसीवेबल को इंक्लूड करके।
कि अकाउंट्स के बिहाफ पे आपके लिए एक रिसीवेबल पैसा एडवांस में मिला है आपको, और अगर वो आपकी ट्रेडिंग पूरी हो जाएगी तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी पे आउट कर दिया जाएगा। अगर मार्केट में किसी तरीके का कोई मिसहैपनिंग होती है, प्रोडक्ट नहीं सेल आउट होता, तो उस केस में यहाँ पे एक डेट है कि कंपनी को वो पैसा अपने फैक्टर को वापस करना पड़ेगा। इट स्टेट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सेल इन द फैक्टरिंग एग्रीमेंट। तो ये आपका टोटली डिपेंडेंट किस पे है? उन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो आपके फैक्टरिंग एग्रीमेंट में इंक्लूड किया गया है। चलो, इन फाइनल टर्म, अगर हम फाइनल टर्म यानी कंप्लीट लास्ट एंडिंग बात करें फैक्टरिंग की, तो ये आपका रिलेशनशिप इन्वॉल्व करता है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर एंड द क्लाइंट। फैक्टर और क्लाइंट, फैक्टर कौन है? थर्ड पार्टी, क्लाइंट कौन है? कंपनी। दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है, in which the factor purchases the client account receivable। यहाँ पे फैक्टर क्या करता है? क्लाइंट यानी जो कंपनी है उसका अकाउंट रिसीवेबल परचेज कर लेता है, उसका अकाउंट रिसीवेबल परचेज कर लिया जाता है, और उसके अगेंस्ट में उसे पे आउट कितना कर देता है? 80%, समटाइम 90%। ये आपका पे आउट हो जाता है, सम इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट। जैसे ही आप एग्रीमेंट में एंटर करते होते, यानी फैक्टर क्या करता है? गुड्स को परचेज कर ले रहा है, उसके अगेंस्ट में जो आपका अकाउंट्स रिसीवेबल है, यानी जो क्रेडिट आपका गुड्स अभी अवेलेबल है, उसके अगेंस्ट में 80% और 90% तुरंत पे आउट कर देता है। ये बात क्लियर होगी? द फैक्टर पेज द बैलेंस सम दैट इज 20% और 10% ऑफ द अमाउंट which includes finance cost and operating cost to the client when the customer pays the obligation। और जो रिमेनिंग पार्ट है 20% हो सकता है, अगर 80% पहले पे किया था तो 90% अगर पे किया तो 10% हो सकता है। सॉरी, ये पे आउट कब हो जाएगा? जब कस्टमर पूरा पैसा पे आउट कर देगा। यानी कस्टमर से जो आपने ट्रेडिंग किया है, कस्टमर ने जब गुड्स खरीद लिया और आपको पूरा पैसा पे आउट कर दिया, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी कंपनी को पे आउट कर दिया जाता है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है फैक्टरिंग का। तो ये भी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यही दो टर्मिनोलॉजी आपके लिए है जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी थी, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया है। और सारी जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजीज आप लोग पढ़ चुके हो, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा। लास्ट टॉपिक इन योर सिलेबस, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ बैंक फाइनेंस। बैंक जो फाइनेंस करते हैं तो उनके लिए रेगुलेशंस कुछ इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें आपके 3 डिफरेंट कमेटीज फॉर्म की गई हैं अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में। पहला दहेजिया कमेटी 1968 में, दूसरा टंडन कमेटी 1974 में, और तीसरा कोर कमेटी दैट इज 1979 में। इस वीडियो में मैं एक कमेटी आपसे डिस्कस करूंगा, दैट इज द दहेजिया कमेटी। टंडन कमेटी एंड कोर कमेटी ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दहेजिया कमेटी की। दहेजिया कमेटी की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट आपकी कमेटीज़ हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड कराया है कि बैंक किस तरीके से मार्केट में फाइनेंस प्रोवाइड करते थे, उससे रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस आपके बने डिफरेंट टाइम पीरियड में, या 68 में, 74 में, 79। आज की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डीरेगुलेट हो चुका है। तो ऐसे बेस में हर बैंक ने अपने लिए एक रिलैक्सेशन पॉलिसी बना रखी है लेंडिंग को प्रोवाइड करने की। तो यहाँ पे अब हम बात करें कि इन कमेटीज़ के बिहाफ पे अगर मैंडेटरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन जो बैंक्स हैं वो अपने बिहाफ पे भी अपनी लेंडिंग पॉलिसी बनाने के लिए फ्री हैं। तो वर्किंग कैपिटल के बिहाफ पे उन्हें किस तरीके का लोन प्रोवाइड करना है, कितना लोन देना है, वो अपने क्राइटेरिया खुद से बना सकते हैं। बट ये 3 कमेटीज़ ने भी कुछ रूल्स प्रोवाइड किए थे। तो पहला हम बात करेंगे दहेजिया कमेटी की। दहेजिया कमेटी ने सबसे पहले जो यहाँ पर डिटरमाइन किया कि जो इंडस्ट्री और ट्रेड हैं, यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी क्रेडिट की नीड कितनी है, उसकी मैक्सिमम लिमिट फाइंड आउट की जाए। कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम हमसे कितना क्रेडिट चाहती है, तब तक हम ये नहीं डिटरमाइन कर सकते कि हमारी कैपेसिटी क्या है फंड को प्रोवाइड करने की। तो पहला जो फैक्टर यहाँ पे दिया गया कि ये डिटरमाइन किया जाए उस एक्सटेंड लेवल को कि कहाँ तक इंडस्ट्री और ट्रेड की क्रेडिट की नीड है। किस तरह की क्रेडिट? डे टू डे ऑपरेशन से क्रेडिट की। इन्होंने सेकंड जो पॉइंट फोकस किया कि यहाँ पे दहेजिया कमेटी ने ये कहा कि एक बैंक डिसाइड करने के लिए कैपेबल नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितना क्रेडिट चाहिए। जो बोरोवर है वो खुद से डिसाइड करे कि वो कितना पैसा बोरो करना चाहता है।
यानी बैंक्स अपने लेवल पे डिसाइड करने के लिए कैपेबल नहीं है। यहाँ पे बोरोवर जो यानी जो इंडस्ट्री है वो खुद से प्रपोज करे कि उसे इतना क्रेडिट चाहिए, और क्रेडिट प्रोवाइड किस बेसिस पे किया जाएगा? सिक्योरिटी के बेसिस पे, ना कि उसके ऑपरेशंस के पे। अगर उसके पास एफिशिएंट सिक्योरिटी अवेलेबल है तो उसे क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके ऑपरेशंस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। बट इन सारे फैक्टर्स को ध्यान देते हुए कुछ रिकमेंडेशन भी दिए गए हैं कि रिकमेंडेशंस आपके इससे टोटल अपोजिट हैं कि ऑपरेशन पे फोकस होना चाहिए, ना कि सिक्योरिटी पे। और बैंक्स के पास राइट्स होने चाहिए कि उन राइट्स के बिहाफ पे बैंक डिसाइड कर सके कि किस ऑर्गेनाइजेशन को कितना क्रेडिट देना है, कब देना है कि नहीं देना है। इतनी बात क्लियर होगी। तो चलिए डहेजिया कमेटी देखते हैं। द कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन अक्टूबर 1968 टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच क्रेडिट नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ये आपकी कमेटी कब फॉर्म की गई? अक्टूबर 1968 में, जिसका पहला टारगेट था ये डिटरमाइन किया जाए कि एक इंडस्ट्री और ट्रेड की जो क्रेडिट नीड है वो किस एक्सटेंट लेवल पे तक है, यानी कितना मैक्सिमम लेवल पे वो क्रेडिट चाहते हैं। इसका डिटर्मिनेशन सबसे पहले इस कमेटी ने डिटरमाइन करने का फैक्टर इन्वॉल्व किया। आगे देखते हैं। इट इज द बोरोवर who decides how much he would borrow, that is, the banker does not decide how much he would lend and is therefore not in a position to do credit planning. इन्होंने ये कहा कि एक बोरोवर है जो ये डिसाइड कर सकता है कि उसे कितना क्रेडिट चाहिए, ना कि एक बैंकर डिसाइड कर सकता है कि वो कितना क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर सकता है। रीज़न, ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट प्लानिंग बैंक नहीं कर सकता। तो ऐसे बेस पे डहेजिया कमेटी ने ये रिकमेंड किया, यानी स्टार्टिंग में उन्होंने ये कहा कि बैंक्स के पास होलसेल राइट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस के पास होलसेल राइट होना चाहिए कि वो ये डिसाइड कर सकें कि एट लास्ट उनको कितना क्रेडिट चाहिए। ये बात समझ में आ गई होगी। द बैंक क्रेडिट इज ट्रीटेड एज फर्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर हम बात करें तो प्राइमरी जो सोर्स है फाइनेंस का वो बैंक का सोर्स है, एंड नॉट एज सप्लीमेंट्री टू अदर सोर्स ऑफ, और ये आपके किसी अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस का सप्लीमेंट्री फैक्टर नहीं है। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल एंड नॉट ऑन द लेवल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बोरोवर। 1968 की बात करें तो उस समय मार्केट इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, तो बैंक ही एक ऐसा सोर्स होता था जहां से आप क्रेडिट ले सकते हैं। तो इस बेसिस पे इन्होंने ये कहा कि जो क्रेडिट है उसका एक्सटेंशन बेस किस पे होना चाहिए? अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी पे, कि जितनी सिक्योरिटी अवेलेबल है उतना क्रेडिट हम आसानी से उनको दे सकते हैं, ना कि लेवल ऑफ ऑपरेशंस पे, कि बोरोवर का ऑपरेशंस का लेवल क्या है। वो कुछ भी ऑपरेट कर रहा हो या नहीं, लेकिन अगर उसके पास सिक्योरिटी अवेलेबल है तो बैंक को उसे क्रेडिट प्रोवाइड करना चाहिए। बट इसके बिहाफ पे एक फैक्टर ये भी है कि जितने भी आपके जो बैड एडवांसेस हैं वो सब सिक्योर्ड होते हैं, यानी एनपीए हमेशा सिक्योर एडवांसेस के बेस पे होता है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है ये एनालाइज करना कि प्रॉपर मॉनिटरिंग हम करते रहें इंडस्ट्री के ऑपरेशंस पे, जिससे कि जो बोरोवर है वो हमें लोन टाइम से पे आउट करते हैं। तो सिक्योरिटी डज नॉट बाय इटसेल्फ इंश्योर सेफ्टी ऑफ बैंक फंड। सिक्योरिटी ये डिसाइड नहीं कर सकती, इंश्योर नहीं कर सकती कि जो बैंक फंड है वो सेफ है। सिंस ऑल बैड डेट्स, बैड एडवांसेस आर सिक्योर्ड, जितने भी बैड एडवांसेस हैं वो मैक्सिमम आपके सिक्योर्ड एडवांसेस होते हैं। And safety essentially lies in the efficient follow-up of the industrial operation of the borrower. और सिक्योरिटी आपकी कब आपकी एग्जिस्ट करेगी? जब हम एफिशिएंटली फॉलो अप करेंगे कि जो इंडस्ट्री के ऑपरेशंस हैं वो आपके एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो यानी लोन की रिकवरी तभी पॉसिबल है और सिक्योरिटी आपकी तभी आपकी एग्जिस्ट करेगी जब आप एज अ बैंकर आप रेगुलर बेसिस पे ये फॉलो अप करते रहोगे कि आपका जो बोरोवर है उसके ऑपरेशंस एफिशिएंट है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके रिकमेंडेशंस देखते हैं जो इस पर्टिकुलर कमेटी की रिपोर्ट के बाद उसमें रिकमेंडेशंस दिए गए। द कमेटी वाज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज डिफिकल्ट टू सेट द नॉर्म्स ऑफ लेंडिंग क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल कंसर्न। कमेटी ने ओपिनियन अपना दिया कि ये डिफिकल्ट है कि ये नॉर्म्स को फिक्स किया जा सके कि कितना क्रेडिट इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किया जा सकता है। The banker should provide credit on the basis of study of borrower's total operation, not on the basis of security provided. But finally यहाँ पे ये कहा गया कि बैंकर ये चीज़ देख सकता है कि सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लोन ना दे करके उसके ऑपरेशंस के अगेंस्ट में लोन्स प्रोवाइड किए जाए। यानी कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि एक इंडस्ट्री की नीड क्या है लोन की, ये एक ऑर्गेनाइजेशन यानी बैंक डिसाइड नहीं कर सकता, बट बैंक्स ये एनालाइज कर सकते हैं कि अगर उसके
ऑपरेशंस एफिशिएंट हैं तभी उसे लोन प्रोवाइड किया जाए, सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लोन्स प्रोवाइड ना किया जाए। Another recommendation was that the total credit requirement of the firm are to be divided into hardcore and short term component. दूसरा रिकमेंडेशन जो इन्होंने दिया कि टोटल जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है फर्म की उसको दो कैटेगरी में बांटा जाए, एक हार्ड कोर और एक शॉर्ट टर्म का। हार्ड कोर का मतलब जो लॉन्ग टर्म में चाहिए, मैंडेटरी है, और शॉर्ट टर्म कंपोनेंट जो यानी आपके डे टू डे ऑपरेशंस के लिए लोन चाहिए, जिससे कि ये एनालाइज किया जा सके कि कहाँ पे ज़्यादा लोन की ज़रूरत है और कहाँ पे आपके कम लोन की रिक्वायरमेंट है। The hardcore part represent the minimum level of inventory required to support the given level of production as per industry norms. हार्डकोर ने आपके किस पार्ट को इंक्लूड किया? मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री, यानी मिनिमम स्टॉक लेवल रिक्वायर्ड जो बिजनेस को है, जिसके बिहाफ पे बिजनेस का लेवल ऑफ प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चलता रहे। तो प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूअस है यानी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो मिनिमम कितना आपको स्टॉक चाहिए, कम से कम उतना आपके लिए लोन्स की अवेलेबिलिटी कराई। The committee recommended that a customer should confine his dealing to one bank only. और कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया कि कस्टमर के बिहाफ पे ये एनालाइज कर लिया जाए कि जो उसकी डीलिंग है, यानी जो उसके लोन्स लेने की कैपेसिटी है, वो एक ही बैंक तक रिस्ट्रिक्टेड रहे। ऐसा ना हो कि वो उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उसी पर्टिकुलर वर्किंग के लिए मल्टीपल बैंक्स के लोन को रिकवर कर ले। तो ओवरऑल ये कमेटी ये बताना चाह रही है कि बैंक्स कैपेबल नहीं हैं ये एनालाइज करने के लिए कि कितना लोन एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, एक इंडस्ट्री को चाहिए, लेकिन बैंक्स ये एनालाइज कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनके डे टू डे ऑपरेशंस कितने एफिशिएंट हैं। ऑपरेशंस को एनालाइज करने के बाद ही ऑर्गेनाइजेशंस को लोन दिया जाए, सिर्फ सिक्योरिटी के बिहाफ पे लोन ना दिया जाए। इसके अलावा ये भी आपका प्रॉपरली एनालाइज कर लिया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एक ऑपरेशंस के लिए एक ही बैंक तक रिस्ट्रिक्टेड रहे लोन लेने के लिए। ऐसा ना हो कि मल्टीपल बैंक से वो लोन की रिकवरी कर ले। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था दहेजिया कमेटी का। तो आई थिंक जितनी चीज़ें आज मैंने आप लोगों को समझाई हैं ये आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इनको आप प्रॉपरली अपने नोट्स के साथ सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।